हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल गलबड़े। आज अपन एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन पहले बात का हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजी टर्म का मीनिंग ही है फंक्शनिंग्स। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दैट हैज टू बी लर्नड इन लेवल स्टैंडर्ड इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। हम ये प्रोसेस के बारे में इस टॉपिक में इन डेप्थ सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो द टॉपिक्स नेम इज एक्सक्रीटिंग प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम चीजें समझ के लेंगे और क्या बातें चल रही है इसमें हम इन डेप्थ सीखेंगे। देखो ध्यान दीजिए। सो देखो, एनिमल्स accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfates, ऐसे different ions हम लोग हमारे बॉडी में जमा करते हैं। We accumulate them either by producing them or either by heavy ingestion। देखो सोडियम हम दवाई तैयार तो नहीं कर सकते, तो जब हम नमक ज्यादा खाएंगे तो क्या है, हमारे बॉडी में सोडियम ज्यादा हो सकता है, क्लोराइड ज्यादा हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जी होगी जिसकी वजह से पोटेशियम बढ़ रहा होगा, सो पोटेशियम बढ़ जाएगा। सो ऐसी चीजें रहती हैं। बहुत ज्यादा ब्रीदिंग होने वाली है तो डेफिनेटली अगर हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सो हमारी बॉडी में वाटर वाटर भी इंपॉर्टेंट चीज है, बट कोई भी हमारी बॉडी में चीज अगर रेंज से ज्यादा हो गई, रेंज से ज्यादा होगी, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। इट इज डेफिनेटली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। देखो एक सिंपल सी बात है, वाटर अगर ज्यादा बढ़ गया हमारे बॉडी में तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वाटर इंटेक से हमारा ब्लड डाइल्यूट हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से सोडियम सोडियम आयन जो है ना, वो ज्यादा बढ़ने से वो क्या करेगा, वाटर होल्ड कर सकता है। और वाटर होल्ड अभी ज्यादा कर रहा है तो वापस क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, इश्यूज हो सकता है। सो देखो तुम लोगों ने टाटा नाम के एडवाइस भी देखी होगी, जिसमें वो बोलते हैं कि लो सोडियम सॉल्ट्स होता है। वो क्या होता है, लो सोडियम सॉल्ट्स, बिकॉज ज्यादा सॉल्ट अगर हमने खाने में लिया तो व्हाट विल सोडियम क्लोराइड बढ़ेगा, उसमें स्पेसिफिकली जो सोडियम है वो वाटर रिटेन कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। सो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो ऐसी चीजें हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। So animal accumulates ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. Either by metabolic activities, metabolic activity का क्या बोल रहे हैं हम, कोई प्रोसेस, कोई मैकेनिज्म होगा, कोई रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हम बना सकते हैं। जैसे कि अमोनिया डीएमिनेशन से बनेगा, हम आगे बात करेंगे। यूरिया यूरिक एसिड साइकिल से बनेगा, यूरिक एसिड एंडोसल्फाइड पाथवे से बनेगा। सो बॉडी के अंदर ये केमिकल्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की वजह से ब्रेक डाउन होगा यानी कि प्रोड्यूस और CO2। सो ऐसे हमारे पास केमिकल्स बनेंगे, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या फिर एक्सेस इंजेक्शन। अब एक्सेस इंजेक्शन से क्या सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट ज्यादा खाने से बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा। सो प्रॉब्लम क्या है, आप लोग ये समझ के लो कि अगर ये इन सब चीजों में से कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी, रेंज गिवन रेंज से अगर ज्यादा होगी, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इट कुड लीड टू एनी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इट। तो यूरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ गया तो वो एक डिजीज प्रोड्यूस करता है जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। देखो हर चीज का एक रेंज होना चाहिए, हर चीज का एक रेंज होना चाहिए। सो दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियल। सो एक चीज है, हमारे बॉडी में समझो क्या आपका एलिमिनेट करना होता है, उसके बारे में बात करें। कौन सी चीजें हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो सब्सटेंस हमें हमारे बॉडी से एलिमिनेट करनी है, तो बताएं। सो हम उनको मोस्टली बोलेंगे नाइट्रोजन बेसिस। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बेसिस। तो उसमें सबसे कॉमन, सबसे पहले जो बेस आता है वो होगा हमारा अमोनिया। क्या होगा, अमोनिया। One of the most toxic substance and it has to be removed at any cost, क्योंकि वो सेल डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है, सेल डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट यूरिया, नेक्स्ट है यूरिया। लेस टॉक्सिक बट डेफिनेटली ज्यादा रेंज में तो अच्छा, तो अच्छी चीज है नहीं वो, क्योंकि वेस्ट है। उसके बाद यूरिक एसिड। अब हमारे किताब में ना इस टर्म के बारे में बताया नहीं है, बट उसको ध्यान में रखना होता है कि क्रिएटिनिन नाम का एक कंपाउंड होगा। क्या होगा, क्रिएटिनिन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बिकॉज इसके ज्यादा बढ़ने से किडनी फेलियर की डिमार्केशन होता है। इसका रेंज से बढ़ना, इसका रेंज से ज्यादा बढ़ना, यानी कि वो सीधा डिफेक्ट करेगा स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर। देखो 5 स्टेजेस हो गए, तो क्रिएटिनिन का लेवल होता है वो डिसाइड करेगा किसी का फेल है कि नहीं। सो डेफिनेटली
इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो सब्सटेंस है ये एट एनी कॉस्ट हमें एलिमिनेट करना होता है। पर अगर ये बढ़ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, किडनी फेल हो रही है, बिकॉज एक्सक्रीट करने के लिए कौन है हमारे बॉडी में, किडनी। सो क्रिएटिन, वन मोर नाइट्रोजनस बेस टू टॉक अबाउट इज हिप्यूरिक एसिड। ठीक है, एक और एसिड है जिसका नाम क्या है, हिप्यूरिक एसिड। ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमें बॉडी से बाहर एट एनी कॉस्ट एलिमिनेट करना। सो ये चीज होगी। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी शुड एलिमिनेट? या डेफिनेटली। और क्या चीजें हो सकती है जो हम एलिमिनेट करना चाहेंगे? CO2। CO2 अगर ज्यादा हो रहा है तो उसे एलिमिनेट करना चाहिए। उसके बाद एनी एलिमेंट, एनी मिनरल आयन, दैट इज मिनरल आयंस, देखो मैं बोल रहा हूँ मिनरल्स मोर देन द गिवन रेंज, more than the given range has to be eliminated. Given range has to be eliminated, has to be। उसके बाद और क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? CO2 किया, मिनरल्स जो गिवन रेंज से ज्यादा है, इवन वाटर। वाटर अगर हमें बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो गया, पानी की जरूरत से ज्यादा हो गया, then it has to also be eliminated through urine। so तब यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तब क्या होगा? यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें वेस्ट होती है, जो हमें क्या करनी होती है, जरूरत से ज्यादा होगी तो उसको एलिमिनेट करना होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सो वो बोल रहे हैं कुछ चीजें हमें पार्शियली, कुछ चीजें हमें टोटली रिमूव कर, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, वो हमें एट एनी कॉस्ट एलिमिनेट करने होते हैं। क्रिएटिनिन डेफिनेटली पूरी तरह से निकाल देना होगा। उसके बाद हमें क्रिएटिनिन के बाद यूरिक एसिड पूरी तरह से निकालना होगा, अमोनिया पूरी तरह से निकालना होगा। थोड़ा बहुत यूरिया या फिर यूरिक एसिड अगर बचता तो चल जाएगा, बट जो बाकी के नाम लिए मैंने उनको हमें एलिमिनेट करना ही होता है। ठीक, सो देखो टोटली वन पास। In this chapter you will learn the mechanism of elimination। जब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो mechanism of elimination पढ़ेगा of this substance with special emphasis on common nitrogen waste। common nitrogen waste कौन से बात करेंगे हम इसमें? अमोनिया। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, देखो ध्यान दे, इधर सीधा सीधा एमसीक्यू दे रखा है, ये एमसीक्यू की लाइन बनेगी। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट excreted by the animals। Okay, by animals। Ammonia is the most toxic substance, toxic form, and requires large amount of water for its elimination। अबे ध्यान दीजिए यार, ये जो पैराग्राफ हमने अंडरलाइन किया है उसमें बोला कि अमोनिया जो है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और जितना ज्यादा टॉक्सिक उसको एलिमिनेट करने के लिए उतना ज्यादा पानी लगेगा, क्योंकि हम डाइल्यूट करके ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फील जाएगा। सो हमें उसको एलिमिनेट करना, अमोनिया को तो हमें एलिमिनेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं हम, कि उसको पहले डाइल्यूट करेंगे काफी हद तक, और उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू डाइल्यूट अमोनिया। सो कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अमोनिया एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या दिमाग में आ रहा है तुम लोग? यस, डेफिनेटली इट इज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। सो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादातर अमोनिया एलिमिनेट करते हैं, ज्यादातर। ठीक, उसके बाद क्या? सो whereas uric acid being least toxic, तो uric acid कैसा least toxic, least toxic। so रेंज समझ में आती, टॉक्सिसिटी अगर हमें पूछा जाए रेंज बताओ, क्या टॉक्सिसिटी की रेंज बताओ, तो हमें बताया जाएगा कि टॉक्सिसिटी की रेंज कैसी वैरी कर सकती है। टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? अमोनिया। कैसे कैसे लिख लेना बच्चों, टेक्स्ट बुक में कहीं पर मार्जिन में लिख लेना, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। उसके बाद कौन टॉक्सिक होगा? यूरिया। और लीस्ट टॉक्सिक कौन है? लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। सो इनको एलिमिनेट करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट, अगर हम पूछे तो वाटर रिक्वायरमेंट, ये भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेना पड़ेगा। वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायर्ड अगर पूछा जाए तो फिर सबसे ज्यादा किसको लगेगा? अमोनिया। उसके बाद यूरिया, और सबसे कम किसको लगेगा? यूरिक एसिड। ठीक, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया बच्चों कि जिसकी ज्यादा टॉक्सिसिटी उसको एलिमिनेट करने की उतना ज्यादा पानी लगेगा, उतना ज्यादा पानी लगेगा। सो देखो, अगर पूछा जाए कितना पानी लगता है, अगर पूछा जाए कितना पानी लगता है, सो मैं बता देता हूँ, यहाँ यही बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए हमें लगेगा 500 ml। कितना लगा? 500 ml, यानी कि आधा लीटर पानी लगता है 1 ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए। वहीं पे अगर यूरिया को पूछा कितना एलिमिनेट करने के लिए लगेगा,
तो इट इज जस्ट 50 ml, 10 टाइम्स लेसर, 10 टाइम्स लेसर। और 1 ग्राम यूरिया एलिमिनेट करने के लिए बस 50 ml पानी की जरूरत है। और यूरिक एसिड के लिए तो ना के बराबर समझ लो, दैट इज 10 ml ओनली। सो अमोनिया एलिमेंट में 500 ml लग रहा है, यूरिया एलिमेंट में 50 ml लग रहा है, और यूरिक एसिड जस्ट 10 ml। सो जो ऑर्गेनिजम्स को पानी कम अवेलेबल होगा वो क्या, कौन सा नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में एलिमिनेट करना चाहेंगे, यूरिक एसिड। समझ रहे हो? सो ये दोनों जो चीजें हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट करते होंगे, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स का टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशन, कौन सा अडैप्टेशन होगा, टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली, क्यों एनर्जी, देखो क्यों, मैं ऐसा क्यों बोलूं, ये समझ लो। अमोनिया है, अब अमोनिया को जब लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो ये पानी वाले ऑर्गेनिजम्स क्या सोच करता है, यार क्यों ये एनर्जी वेस्ट करे, इतना तो सारा पानी है, क्या करता है, अमोनिया फॉर्म में ही एलिमिनेट कर देता है। पर जब बात आती है यूरिया और यूरिक एसिड एलिमिनेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स, हम बात करेंगे आगे उन्हें क्या बोला जाता है। पर अभी जान लो, यूरिया और यूरिक एसिड अगर एलिमिनेट करना है तो उसके लिए पानी चाहिए, पानी ज्यादा नहीं चाहिए। पर शुरुआत में उनके बॉडी में भी अमोनिया ही हुई, और वो क्या सोचते हैं, अमोनिया एलिमिनेट करना है, पानी है क्या अपने पास, नहीं, एनर्जी है। सो एनर्जी का यूज कर लो, अमोनिया को एक तो यूरिया में या फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, और उस फॉर्म में क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे, क्योंकि हमारे पास पानी कम है, एनर्जी कम है। सो एनर्जी का यूज करके हम उनको कन्वर्ट करा इसको अमोनिया को। पर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को लेकर क्यों ही इतना एनर्जी कराना है भाई, पानी ही है अपने पास इतना सारा, तो अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लेने को देना, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए फिर से बोलता 500 ml, 500 ml यानी कि आधा लीटर। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं उसके बारे में। अब हमें बताया जाए यहाँ पे कि अमोनिया एलिमिनेट करने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और उस फॉर्म को, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। वैसे ही आएगा फिर यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। अमोनिया एलिमिनेट करेंगे, अमोनिया एलिमिनेट करने क्या बोलना है, अमोनोटेलिक एनिमल्स, और फिनोमेना को बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। तो ध्यान दीजिए। So we are reading further. The process of excreting ammonia is ammonotelism. उस फिनोमेना को बोलते हैं हम ammonotelism. Many bony fishes, ये एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। bony fishes जब बोलते हैं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए that mostly they are talking about osteochthys। किसके बारे में बात कर रहे हैं, osteochthys। ये आप हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे, उनके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, osteochthys, that is bony fishes। क्योंकि दूसरा ग्रुप कौन सा, कार्टिलेजिनस फिश। सो बोनी फिश में हमें क्या मिलेगा, अमोनोटेलिज्म। क्या मिलेगा, अमोनोटेलिज्म। उसके बाद एक्वेटिक एम्फीबिया, जब यहाँ पे एक्वेटिक एम्फीबिया टर्म यूज की है तो यहाँ पे एक चीज एडिटिव याद रख लेना, दे आर टॉकिंग अबाउट टैडपोल्स। इसके बारे में बात कर रहे हैं, टैडपोल्स। टैडपोल्स हमें पता है एक एक्वेटिक वर्जन है इसका, फ्रॉग का। बिकॉज टैडपोल जो होते हैं वो पानी में होते हैं, शुरुआत में वो कैसे रहेंगे, लाइक स्विमिंग टाइप रहता है, वो पानी में रहेंगे, वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन अमोनिया का करेंगे, और जैसे ही उनमें मेटामॉर्फिज्म हो जाता है दे बिकेम एन एडल्ट फ्रॉग, और फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं इनटू, आगे देखेंगे यूरियोटेलिज्म या फिर यूरिकोटेलिज्म ही होगा। पहले तो क्या था, अमोनोटेलिज्म, बाद में किसमें होता है वो देखेंगे आगे। चलो ध्यान दीजिए, एक एक लाइन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी पे ही तुम्हारा पूरा नीट का पेपर बनता है। ठीक, सो ध्यान दीजिए। So the process of excreting ammonia is ammonotelism. Many bony fishes, aquatic amphibia, and aquatic insects. देखो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एक्वाटिक इंसेक्ट्स यानी कि टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होता है, तो यहाँ पे उन्होंने करेक्ट करना चाहिए एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, यानी कि वो किसके बारे में बात करें, क्रस्टेशियंस के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, क्रस्टेशियंस। सो एक्वाटिक इंसेक्ट्स, द जनरलाइज्ड इंसेक्ट का क्लास नहीं बोल रहे हैं, वो आर्थ्रोपोड्स में वही ग्रुप के बारे में बात, कीड़े पानी में रहते हैं। सो कौन होंगे, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, ऑक्टोपस वगैरह होंगे, ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक्वाटिक इंसेक्ट्स होंगे जो अमोनोटेलिज्म है, आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल, देखो ध्यान देना आगे बता रहा हूं, इट इज रेडिली सॉल्युबल, ये एमसीक्यू भी आ रहा है, कंपेयर स्टेटमेंट क्वेश्चन में आता है ये सब चीज, रेडिली सॉल्युबल, रेडिली इनसॉल्युबल,
माइनरली सॉल्युबल, कुछ भी बोल सकते हैं, पार्शियली सॉल्युबल, सो इट्स रेडीली सॉल्युबल, यानी कि वो घुल जाता है, बहुत आसानी से पानी में घुल सकता है। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, ये एग्जाम में आएगा, ये टर्म जरूर एग्जाम में आएगा। तो पूछेंगे अमोनिया बॉडी से बाहर जब वो निकाल कर ले कैसे जाएगा, डिफ्यूजन से जाएगा। कैसे जाएगा, डिफ्यूजन से जाएगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस गोस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जब कोई मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है without expenditure of energy directly through the membrane, through the phospholipid membrane, without the help of any protein carrier. कैरियर की जरूरत नहीं है, मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली चला जाएगा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, उस मूवमेंट को बोला जाता है डिफ्यूजन। सो हमारा अमोनिया कैसे ट्रांसफर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन। यस डेफिनेटली, और वो एक्सप्लिट हो रहा है बाय डिफ्यूजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर। So is generally excreted by diffusion across the, देखो ध्यान देना, पहले तो बॉडी सरफेस बोल रहा है, इस पर बॉडी सरफेस बोल दिया, और दूसरा क्या होता है, थ्रू गिल सरफेस, बिकॉज़ फिशेस में गिल सरफेस, कौन सा फिशेस पे, बोनी फिशेस, कौन सा फिशेस, बोनी फिश। बट अब फर्दर लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट जो एमसीक्यू बना सकता है यहाँ पे, दैट इज कौन सा फॉर्म में जाएगा, अमोनियम आयन। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके वजह से हम लोग मिसगाइड हो सकते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्योंकि कैसे देंगे स्टेटमेंट, क्या देंगे, लेकिन अपने पता है क्वेश्चन जैसा बनता है, 4-5 स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछेंगे इसमें से कौन सी गलत है किसी में। तो हम लोग ये कब लगेगा, जब ये सही 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 कब लग सकता है, जब क्यों गलत होगी। देखो कहानी चेंजेस आ सकते। पहला, अमोनिया रेडिली सॉल्युबल है या नहीं उसमें। दूसरा, वो किस वे से एलिमिनेट होगा। तीसरा, बॉडी सरफेस पर गिर से जाएगा और किससे जा रहे हैं, हमने दो दिया बढ़िया। और आखिरी, अमोनियम आयन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अमोनियम आयन यानी कि, अमोनियम आयन यानी कि NH4 प्लस, NH4 प्लस, और जबकि अमोनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, अमोनिया 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 फॉर्म में नहीं एलिमिनेट होगा, अमोनियम आयन फॉर्म में एलिमिनेट होगा। कौन से फॉर्म में एलिमिनेट होगा, अमोनियम आयन NH4। सो इस फॉर्म में एलिमिनेट होता है, इसमें नहीं। ये हमारी एनसीईआरटी बता रही है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रखेंगे चीज। सो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 से 4 चीजें जो हमें कंफ्यूज करने के लिए यूज करी जा सकती है। डिफिकल्ट जब हमने सिंपल डिफिकल्ट यूज कर दिया, हमको तो बस डिफिकल्ट नहीं आता है, ऑटो करेक्ट भी हम कंफ्यूज है। सो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। दूसरा, अमोनियम अमोनियम वहां पे गलती कर सकता है, रेडियली सॉल्युबल रेडियली इनसॉल्युबल वहां पे गलती कर सकते हैं। सो ये जो दो लाइनें हैं ना, बहुत ज्यादा रेडियली सॉल्युबल डिफ्यूजन से जाएगा, बॉडी सरफेस है गिल सरफेस से जा सकता है, लास्टली अमोनियम आयन फॉर्म। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ये ऑर्गेन्स में किडनी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, बिकॉज़ वो सीधा बॉडी सरफेस से गिल से एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। सो अभी देखो ध्यान देना, सो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन आ गया। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन यानी कि जमीन पर रहना चालू कर दे, लोगों ने यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जमीन पे आ गए। सो एवोल्यूशन में जैसे ही वो जमीन पे आए, वो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस ऑर्गेनिज्म में दिखा था, तो उनको रियलाइज हो, यार ये नाइट्रोजन बेस जो हमारे बॉडी में अमोनिया बन रहा है, अब इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि हम जमीन पे रह रहे हैं। और अगर जमीन पे रह रहे हैं तो पानी अवेलेबिलिटी उतनी तो होगी नहीं, ठीक है, कितना ही पियोगा पानी, इतना तो नहीं पी सकते कि हर एक ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए आधा पानी पी सकते, लेकिन हम कितना पीते हैं, 5 से 6 लीटर बोला पीते भी होंगे, नहीं पीते होंगे, और इतना रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी में अमोनिया काफी हद तक रहना है। तो अब उसको क्या करें, हमने क्या करा, हमने बोला कि क्या करते हैं, थोड़ा एनर्जी घटा देते हैं और अमोनिया को थोड़ी सी टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सही चीज। तो कितना सही प्रोग्राम है हमारा बॉडी, ये समझ लो कि पानी अवेलेबल नहीं है ना, कुछ तो और ऑप्शन होगा, हम बना लेंगे ऑप्शन। हमने क्या किया, एनर्जी घटाई और अमोनिया को अपने टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, जैसे कि यूरिया फिर यूरिक एसिड। So terrestrial adaptation necessitated बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, terrestrial adaptation की वजह से तकलीफ हुई, necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea, like what, urea and uric acid for conservation of water। क्योंकि हमारे पास पानी कम अवेलेबल है और हमारे पास अमोनिया ही रहता, अमोनिया की मैकेनिज्म नहीं रहता यूरिया यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हमने 1-2 ग्राम के अंदर निकाल दिया, 1 ग्राम 2 ग्राम निकालने के लिए मैंने कितना लगा दिया बॉडी में,
1 लीटर पानी, 2 ग्राम अमोनिया के लिए 2 ग्राम नहीं आएगा। 2 ग्राम अमोनिया के लिए हमें कितना चाहिए? 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। तो इतना पानी अगर हम लगाने वाले हैं बॉडी से बाहर, प्रॉब्लम ना हो, वाटर कंजर्विंग होगा, डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। सो अगर ऐसा ना हो तो हमारी बॉडी ने एक दूसरा एडaptation डेवलप किया जिसमें we develop the mechanism, we develop the mechanism. So देखो, mammals and many terrestrial amphibians, कौन सा बोल रहा है अभी ग्रुप देखो ध्यान देना। पहला बोला mammals, so हम mammals and many terrestrial amphibians। अब यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं frog, कौन बोल रहे हैं? Lastly, marine fishes, कौन बोल रहा है? Marine fishes maintain mainly excrete urea are called ureotenic। उन्हें क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज बताऊंगा, देखो ध्यान देना। तो हम यूरियोटेलिज्म के बारे में बात करें, इस बार बात करें यूरियोटेलिज्म। अब होता क्या, पूरा स्टोरी समझ लीजिए बच्चों, हो रहा क्या यहाँ पे। अब जब हमारा ऑर्गेनिज्म, पानी तो है खाने में तो खा रहा होगा, पानी में से खा ही रहा है और उसमें बहुत सारा अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है उसमें एसिड ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, हाइड्रोजन और आर। हमें इन सब से लेना देना है। अगर ध्यान दो तो यहाँ पे अमोनिया है। जब अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन होगा, क्या होगा? डीएमिनेशन। Deamination will result into release of, it will release ammonia into the blood। क्या रिलीज करेगा? अमोनिया ब्लड में रिलीज। अब बोला सर अमाइनो एसिड तोड़ा क्यों? शायद कुछ और कंपाउंड बनाने के लिए हमें यूज करना था अमाइनो एसिड, सो हमने अमोनिया निकाल दिया उसमें का। सो अमोनिया निकालने में इधर इंडस्ट्री ये जरूर। अब ये तो टॉक्सिसिटी बढ़ा के रहा है टॉक्सिसिटी। तो हमारे बॉडी में स्पेसिफिकली लिवर में से इनसाइड द लिवर में एक पाथवे रन करता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइथिन साइकिल। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइथिन। उसको एक और नाम से हम जानते हैं यूरिया साइकिल। ऑर्गेनाइथिन साइकिल रन करती है जिसमें कुछ एंजाइम्स उस पर काम करेगी अमोनिया पर। 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाप से क्या रिलीज होगा? देखो ध्यान देना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NH2 C+4 NH2 प्लस वाटर रिलीज होगा एंड दिस कंपाउंड इज आर यूरिया। तो हमने एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया। हाँ, इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग साइकिल रिक्वायर्स एनर्जी, और यही पे हम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करेंगे। बट हमने हमारा काम थोड़ा सा कम करवा लिया क्योंकि हमने क्या बनाया? यूरिया बनाया, से ज्यादा पानी की जरूरत। और 1 ग्राम यूरिया एलिमिनेट करने के लिए हमें कितना चाहिए? बस 50 ml पानी चाहिए। 50 ml, 1 ग्राम यूरिया एलिमिनेट करने के लिए 50 ml पानी चाहिए। सो हमने हमारा काम क्या कर दिया? आसान कर लिया बच्चों। सो ये यूरियोटेलिज्म। अभी यूरियोटेलिज्म होता कितना होता है? पहले बोला मैग्नीज, क्या बोला है? सॉल्वी क्या है? यूरियोटेलिक एनिमल्स है, यूरियोटेलिक। उसके बाद उन्होंने बोला होगा टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, यानी कि स्पेसिफिकली बता रहे एडल्ट फ्रॉग। क्या बोल रहे हो? एडल्ट फ्रॉग, वो भी एडल्ट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है, क्या बोला? मराइन फिशेस। सो आप बोलोगे सर ये मराइन फिश के पास तो काफी पानी है और वो पानी खारा है जिसकी हाइपरटोनिसिटी होती है। पानी कैसा है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक पानी होने की वजह से ऐसा होगा, अगर वहां से वो एलिमिनेट करना सोचेंगे तो बाहर में सॉल्ट को ज्यादा अंदर कर जाएगा और उनके बॉडी के अंदर की मेंटेन नहीं रहेगी ब्लड कंसंट्रेशन। सो उससे तो वो सोचते हैं कि यार यूरियोटेलिज्म में हम लोग क्या कर देते हैं, यूरियोटेलिक फॉर्म में हम एलिमिनेट करते हैं, बाहर का पानी नहीं डालना। ठीक है, सही है, इतना पानी पानी नहीं देते। सो ये यूरियोटेलिज्म के बारे में पढ़े। सो ध्यान दो, आगे बढ़ो। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver। ये MCQ के लिए बॉक्स है of these animals and released into the blood। वापस कहाँ पे रिलीज होगा? ब्लड में, which is filtered and excreted out by kidney। Some amount of urea may be retained। देखो ध्यान देना, amount of urea may be retained। किस चीज में निकल? हम थोड़ा बहुत रख रहे हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन सब्सटेंस में होने को हम जल्दी से निकालना चाहे, ऐसा नहीं है। इतना लेस ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत हमें यूरिया को रखना पड़ता है बॉडी के अंदर में, यानी कि किडनी को रखना पड़ता है टू मेंटेन अगेन ऑस्मोलैरिटी। क्या मेंटेन रखने के लिए? ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी यानी कि ब्लड कंसंट्रेशन, जो प्लाज्मा होता है उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा सा यूरिया रिटेन करना पड़ता है।
उस रेंज जो भी गिवन रेंज होगी उससे ज्यादा है तो एलिमिनेट कर देना, उस रेंज में हमें रखना पड़ता है, यूरिया पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करना। ठीक, so amount may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain। एमसीक्यू के लिए आंसर ये है, पूछेंगे कि हम क्वेश्चन क्या रखें, हम यूरिया क्यों रखेंगे, तो उसका आंसर सिंपल है, टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। सिंपल सा आंसर। ऑस्मोलैरिटी यानी कि ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में यूरिक, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्मोलैरिटी यानी कि उसका मोलैरिटी तो पता है हमें, कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम। जब हमें कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो गई तो हमारे सेल की एक्टिविटीज वैरी कर सकती है, सेल के शेप्स वैरी कर सकता है। सो सेल को उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रखने के लिए, हर सेल को उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रखने के लिए उसके अराउंड का कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंटेन करना होता है। सो मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। किडनी में नेक्स्ट रेप्टाइल्स, अभी लास्ट पार्ट आ रहा है, देखो लास्ट पार्ट आ रहा है, लास्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी ध्यान देना। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके बारे में, मेरे को ध्यान देना। we are going to talk about we are going to talk about यूरिकोटेलिज्म। इसका बात कर रहे हैं यूरिकोटेलिज्म। अब यूरिकोटेलिज्म में हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, यूरिक एसिड फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करेंगे नाइट्रोजन। सो होता क्या है, ये किस में होगा, देखो ध्यान देना, बहुत सही बताया, यहाँ पे आसानी से बता रखा है। reptiles, birds, land snails and insects अब terrestrial insects आ रहे हैं। reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid। so पहले लिख लेते कौन कौन करता है, ये कौन कौन करेगा, पहले बोले है reptiles, फिर दूसरा बता रखा क्या, reptiles के बाद क्या बोले, birds, birds के बाद लैंड स्नेल्स। देखो जैसे कि वैसा रहता है एमसीक्यू में, ज्यादा अक्ल नहीं चलानी। लैंड स्नेल्स और लास्टली क्या होगा, लास्टली क्या बोल रहा है टेक्स्ट बुक में, इंसेक्ट्स। जैसे कि वैसे लिखना, ये चारों के चारों क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स यूरिको कैसा होगा, यूरिको। अब होता क्या, ध्यान देना, वही होगा, पहले क्या होता है अमीनो एसिड्स में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा बाय डीएमिनेशन, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन से अमोनिया रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, अमोनिया। ये अमोनिया हम कहाँ भेजेंगे, फिर से इन ऑर्गेनिज्म के लिवर में, और वहां पे वो बनाएगा यूरिक एसिड। अब आप बोलोगे सर फर्क क्या है, पहले इसमें इसमें एक यूनिक पाथवे होता है जिसको बोलते हैं हम आइनोसिनिक पाथवे। क्या बोला मैंने, आइनोसिनिक पाथवे। और इस आइनोसिनिक पाथवे में क्या होगा, वो अमोनिया विल बी कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड which will do what require more energy। so excretion के लिए अगर पूछा, so देखो एक रेंज फिर से बता रहा हूं, एटीपी एक्सपेंडिचर फॉर एक्सक्रीशन, उसका रेंज अगर पूछे तो सबसे कम किसके लिए लगता है, अमोनिया के लिए, फिर यूरिया के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी जाएगा यूरिक एसिड एलिमिनेट करने के लिए। देखो ध्यान, एटीपी एक्सपेंडिचर फॉर एक्सक्रीशन में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि पानी कम आ जाएगा, बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, पानी बहुत कम आ जाएगा, सही है। सो ये हमारा बात था यहाँ पे। सो भी आगे की बात करते हैं, और इसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, अब a survey of family kingdom present a variety of explanatory structures। अभी बहुत अलग-अलग explanatory structures हमें मिले, फिर किनमें किडनीज है, किसमें ऑर्गन बुजारस है, किसी में नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, ऐसे बहुत सारे नाम को हमें पढ़ने मिले। तो उन्होंने एक स्टैट पूछा है कि इसमें चीजें बताइए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से मेथड से या फिर कौन से स्ट्रक्चर से एक्सक्लूजन करना चाहेगा। तो देखो ध्यान दीजिए, इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, तो सवाल पहले इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है, इनवर्टिब्रेट्स नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स नहीं, यानी कि हमारे जो 11 फेडर है ना, 11 कॉर्डेट्स से पहले के सारे इनवर्टिब्रेट्स में आता है, या फिर नॉन कॉर्डेट्स में बोल सकते हैं। ठीक है,
इनवर्टिब्रेट्स में और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कॉर्डेट के होते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट भी हमारे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में ही आए हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के लिए अलग होते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी कि फिशेस, साइक्लोस्टोमाटा, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स, एम्फिबियंस, ठीक है। सो इनवर्टिब्रेट, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट मतलब कुछ हो गया, most of the invertebrates, in the most of the invertebrates, these structures are simple to one forms. बहुत सिंपलर फॉर्म्स होता है, बहुत सिंपल से काम, सिंपल मेथड से काम करेंगे। मेनली वो ज्यादा किस पर फोकस करता है, नॉट ऑन एक्सक्रीशन बट ऑन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन यानी क्या, मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। सो whereas vertebrates में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होगा, जिसको क्या बोला जाता है, किडनी। क्या बोलेंगे, किडनी, ठीक है। सो हमने भी किडनी, some of these structures are mentioned here, so कुछ हमें नाम दे रखे हैं लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, टैबुलर फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी, उनको क्या करेंगे, टैब फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ध्यान दो। सो सबसे पहला नाम क्या लिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको एक और नाम से बोला गया फ्लेम्स। ये हम लोग एनिमल किंगडम टॉपिक में भी पढ़ेंगे। प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, दैट इज स्किन सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन होम फ्लैट एलिमेंट्स। फ्लैट एलिमेंट्स आर फ्लैट बॉक्स। एग्जांपल करेंगे प्लानिडियम, हमें पता है प्लानिडियम ऑर्गेनिज्म जो पूरी जनरेशन दिखा रहा है। उसके बाद रोटिफर्स, क्या बोला, रोटिफर्स जो बहुत छोटे से एनिमल है, उनको वाटर रोटेटरी बॉडी होती है उनकी, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे उन्हें, बहुत छोटे होते हैं रोटिफर्स। सब एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है, कुछ वी डोंट रियली केयर व्हिच, बिकॉज़ जैसे कि हमें बस इतना देना, सम एनिमल्स, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पूछेंगे, नीड टू some annelids and the cephalochordates में कौन है, एम्फियोसिस। इसे लैंसलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंसलेट, जो क्या करेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया से मिक्स है। सो देखो ध्यान दो, हम लोग टैब उसको क्या बोल रहे हैं, चैट फॉर्म में बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, इधर हम देंगे कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम एक और क्या नाम से डाल रहे हैं, क्लेम से। देखो इतना नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में कहीं पे लिख लो, इस टेक्स्ट बुक में ही रखना है सब, क्लेम से। अब ये स्ट्रक्चर कौन 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 ऑर्गेनिज्म जिनमें मिलना चाहिए, सबसे पहले बोला था प्लैटिहेल्मिन्थ्स, तो वैसे प्लैटिहेल्मिन्थ्स। उसके बाद बोला रोटिफर्स, क्या बोला, रोटिफर्स। और उसके बाद क्या होता है, रोटिफर्स के बाद क्या है, सब एनिलिड्स। और उसको वैसे ही याद रखना है जैसे इंसेक्टिव होता है। कुछ एनिलिड्स हो सकते हैं, हमने टेक्स्ट बुक में किए एनिलिड्स के एग्जांपल के, अर्थवॉर्म दिया है, लीच दिया है और नेरिस दिया है। सो ज्यादा हमें अकेले चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब एनिलिड्स। एंड लास्टली क्या बोल रखा है उन्होंने, एम्फियोसिस। एम्फियोसिस, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, लैंसलेट, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेट ग्रुप में आता है, जो कि कॉर्डेट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया को प्राइमरली कंसर्न करते हैं, किस चीज के लिए मेन काम करता है, आयोनिक मतलब मिनरलाइज। दूसरा फ्लूइड वॉल्यूम, जो कि उसका वॉल्यूम ब्लड फ्लूइड होगा, बॉडी फ्लूइड होगा, उसका मेंटेनेंस करता है, रेगुलेशन करता है। और इसको बोलना है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है, फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रखने से प्रेशर मेंटेन। सो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्या है, नेफ्रिडिया। देखो प्रोटोनेफ्रिडिया में नेफ्रिडिया are the tubular excretory structure of whom, earthworm and other annelids। फिर से वही आगे, ऐसे याद रखना, जैसे दिया है वैसे ही याद रखोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। नेफ्रिडिया किन में मिलेगा, earthworm and most annelids, जैसे वैसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ दिया तो ऑर्गेनिज्म देखता है। नेफ्रिडिया हेल्प्स टू सेम, देखो अभी बस एडिटिव क्या करता है, नाइट्रोजन बेस पे एलिमिनेट कर रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन। सो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, मैं जैसे दिया है वैसे ही याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो ऐसे टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट कर रहा है उसी वे से हमें याद रखना है। ये बस ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। देखो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में ऐसे ही याद रखना, क्योंकि जैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया, देखो एनसीईआरटी में कोई भी चीज छुपा के रखती है, तो वे मतलब कि ऐसे क्यों होगा, वे मतलब कि क्या नहीं होगा, यहाँ पे बस बताना है
ऑस्मोरेगुलेशन होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया से ऑस्मोरेगुलेशन होता है, बट नेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन दो इधर दिया है, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन इधर नहीं दिया, तो उनका कुछ रीजन। और एनसीईआरटी कभी कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं देगी, एडिटिवली नहीं देगी। नेक्स्ट मालफिजन टिब्यूल्स, ये हमें कॉकरोच में तो पढ़ने मिलने वाला है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मालफिजन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटेड स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, बॉक्स करके नहीं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, और मेन है कॉकरोच, तो हम कॉकरोच को हम लिखेंगे। तो फिर नेक्स्ट आया स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा है, मालफिजन टिब्यूल्स, क्या बोल रहे हैं, मालफिजन टिब्यूल्स। मालफिजन टिब्यूल्स में ये एक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन दोनों के लिए यूज होगा, और बोला है मोस्ट इंसेक्ट्स। और मोस्ट इंसेक्ट में हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंसेक्ट में हमेशा याद रखना है कैरेक्टर के बारे में बात करें। मोस्ट इंसेक्ट जैसे कि हम कॉकरोच में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, किस चीज का काम है, बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। So, malfeasance tubules helps in the removal of nitrogenous waste, देखो बोला है excretion and osmoregulation। एक additively antennal gland हमें देखने मिलेगा, जिसे एक और नाम से हम जानते हैं ग्रीन ग्लैंड। कौन सा नाम से, ग्रीन ग्लैंड, उसको दिखता है हरा है, वो हमें क्रस्टेशियंस में देखने मिलेगा, जैसे कि प्रॉन्स, एक एंटीना निकला होता है, उसकी एंटीना निकला होता है, उसमें से वो एक्सक्रीट करता है। ठीक है, सो आखिरी ऑर्गन हम बात करें जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिस पर सवाल आ सकता है, दैट इज एंटीनल ग्लैंड। कौन सा, एंटीनल ग्लैंड, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्या, ग्रीन ग्लैंड। कौन सा, ग्रीन ग्लैंड, जो क्रस्टेशियंस में मिलेगा, किसमें मिलेगा, क्रस्टेशियंस। एग्जांपल क्या बोला, प्रॉन्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ये जो होता है ना, उनमें मिलना चाहिए एंटीनल ग्लैंड। दैट्स व्हाट ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, और इसी वे से पढ़ोगे, with time you will improve and you will get a control over the anxiety, because for scoring good in NEET exam you need to have a command on anxiety basically, क्योंकि anxiety बेसिक है जिसके ऊपर आप at least 340 प्लस, at least 340 प्लस स्कोर करोगे नीट की एग्जाम में। सो आपको कमांड देगी, बचे हुए 20 मार्क वो आपका टैलेंट होगा, प्योर टैलेंट होगा, जो आपको मार्क्स देगी। 360 में 360 लाने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ता है। एनसीईआरटी पूरी तरह से हार्ड वर्क से रटोगे 340 फिक्स है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ऊपर के 20 मार्क्स ठीक है। सो थैंक यू, बाय, गुड।